सभी गुरुवरों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का गुरुवर क्लासेस में। और हम स्टार्ट कर रहे थे, क्या चर्चा ही कर रहे थे, SCERT एंड NCERT साइंस लिस्ट क्लास 3 पार्ट 1 क्लास 6 to 8। मतलब ये जो NCERT लिस्ट है क्लास 6 से 8 तक के लिए एक पार्ट बनाया जाएगा, 9 एंड 10 के लिए एक पार्ट बनाया जाएगा। तो 6 से 8 वाली जो चल रही है उसका वो क्लास चल रही है और उसकी आज ये तीसरी क्लास है। पहली दो क्लास है आपको आई बटन पर मिल जाएंगी, ठीक है। आई बटन में पूरी प्लेलिस्ट डाल दी है मैंने, आराम से वहीं से ही देख लेना। पहली क्लास देख लेना, दूसरी क्लास देख लेना, फिर आगे बढ़ते रहना। तो आशा करते हैं आपका दिन औसम रहा होगा और औसम जाएगा आगे। बढ़ते हैं आगे। तो ये साइंस एंड NCERT की 6 to 8 जो है किस किस बंदे के लिए यूज़फुल होने वाली है। तो ये यूज़फुल होने वाली है भैया यूपी टेट पेपर 2 जो साइंस की तैयारी कर रहे हैं। एक साइंस लिखना मैं हर बार भूल जाता हूँ, देखो कल को लिख दूंगा ठीक है, साइंस ग्रुप के लिए। और अगला जो सुपर टेट UPAT होता है, यानी असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, उसकी जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यूज़फुल होने वाली। जूनियर एडिट एग्जाम के लिए, CTET पेपर 2 के लिए, DEET TET नेचुरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, और जनरल साइंस जो एनी पर्पजेज़ के लिए, किसी भी मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर जनरल साइंस इसमें लिखा हुआ है सिलेबस में तो उसके लिए हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। क्योंकि अब तो ऐसा हो गया ना, टेक इट दिस वे, हर बंदे को 10 तक साइंस पढ़नी होती है। तो जनरल साइंस का मतलब है कि आपको 10 तक की साइंस आनी चाहिए, और 6 से 8 तक की तो वो बेसिक साइंस है, वो तो आनी चाहिए। फिर भी वो सिलेबस जिस पर हम फोकस करेंगे वो होगा जो जूनियर एडिट एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो कौन सा, दैनिक जीवन में विज्ञान महत्वपूर्ण खोज, महत्व मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये वाला तो यूनिट हमने कर लिया है, मैंने जैसे बताया आई बटन पे। गो अगेन। रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्र तक प्रक्रिया, ये वाले भी ये दोनों यूनिट हम कर चुके हैं। आज हम तीसरी यूनिट करेंगे और ये दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट आई थिंक, क्योंकि इसकी PPT बनाने में ही मुझे लगभग 5 घंटे से ज़्यादा लग गया है और इट वॉज वेरी टीडियस एक्चुअली। तो सजीव निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जंतु एवं वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण एवं जंतुओं का वर्गीकरण, जीवन में अनुकूलन, जंतुओं एवं पौधों में परिवर्तन, ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद उससे आगे ऐसे ही चलते रहेंगे, डेली एक हम टॉपिक उठा रहे हैं। टोटल 20 टॉपिक्स हैं। दिस इज थर्ड। दिस इज समथिंग अबाउट मी। दिस इज सगुन कौशिक। आई एंजॉय राइटिंग and graduated from Delhi University, Physics Honours, Teacher Training from Diet Smart Madhawas, BTC 2015 बैच, both UPTET qualified 128 marks, both CTET qualified 133 marks, DSSC DOE PRT 15 by 19 qualified, UP Assistant Teacher Recruitment Exam 2019 qualified। आज हम चर्चा करने वाले हैं दिस यूनिट कवर्स द थर्ड यूनिट कवर्स सजीव निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जंतु एवं वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण एवं जंतुओं का वर्गीकरण, जीवों में अनुकूलन, जंतुओं एवं पौधों में परिवर्तन। देखो ये जो है ना जंतुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, दिस इज आई थिंक वन ऑफ द हार्डेस्ट टॉपिक फॉर नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड। पर ये वाला जो है ना, ये 9th 10th में जाके बहुत लंबा चौड़ा हो जाता। अभी तो बहुत सिंपल सा वर्गीकरण होगा, कसेर को क्या होते हैं, कसेर को क्या होते हैं, छोटा सा वर्गीकरण है। उसके बाद जब साइंटिफिक नेम वाला सिस्टम हम पढ़ेंगे ना 9th 10th में, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो उधर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अभी तो जस्ट चिल, गो विद द फ्लो और हो जाएगा। जीव अनुकूलन, जंतु एवं पौधों में परिवर्तन, इसकी बात हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 SCERT और NCERT दोनों से लिया गया है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, गडरिया जाति का धन्यवाद वाई सो, वो इसलिए क्योंकि कल मैं ऐसे यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें एक टेड एजुकेशन टेड एड पे एक वीडियो आई थी जिसमें क्या बता रहे थे, वो बता रहे थे कि कुछ गडरिये थे जो भेड़ पालते थे, तो उन्होंने ध्यान करा कि उनकी भेड़ों की 2 आँखें होती हैं, उनके जो बच्चे हुए सबकी एक एक आँख थी। तो अब वो गडरिये तो समझदार होती हैं तो उन्होंने भैया साइंटिस्ट बुला लिए US से। उनके भाई देखो इसमें क्या दिक्कत चल रही है, तो उस पर मतलब बहुत रिसर्च वगैरह चली और बाद में पता चला किसी जीन की वजह से ऐसा हो रहा है। और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, जिसे ये वीडियो देखनी है वो मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगा, आप कमेंट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो गडरे जाति का धन्यवाद भैया, समय समय पर ही हमारा उचित मार्गदर्शन करते रहते हैं और विभिन्न प्रकार से साइंटिफिक डिस्कवरीज में हेल्प कर सकते हैं। हम बताओ, इनकी जागरूकता की वजह से हमें स्किन कैंसर की एक दवाई मिल गई है, थैंक यू। तो ये फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले उनका थैंक यू। और एक चीज़ और रह गई थी, वो चलो मैं कल को बताऊँगा।
तो हम बात करते थे सजीवों की। सजीव किसे कहते हैं? देखो, जितने भी जीव होते हैं ना, सजीव होते हैं, उन सभी जीवों में पोषण होता है। ये कॉमन बात है। पोषण होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, संवेदनशीलता जैसी अनेक क्रियाएं अनवरत रूप से चलती हैं। इन्हें हम जैविक क्रियाएं कहते हैं। सजीव और निर्जीव में कैसे आप फर्क करेंगे? जिनमें जैविक क्रियाएं चलेंगी वो सजीव, जिनमें जैविक क्रियाएं नहीं चलेंगी वो निर्जीव। सिंपल सी डेफिनेशन, कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। कौन कौन सी क्रियाएं हैं वो उस हम डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। पोषण हुई, श्वसन हुई, उत्सर्जन हुई, संवेदनशीलता हुई, ये तो कुछ क्रियाएं हैं। उसके अलावा भी एक अलग क्रियाएं हैं जैसे जनन, प्रजनन, ये जो क्रिया है, तो इन्हें हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। पहला पोषण। पोषण किसे कहते हैं? शरीर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऊर्जा प्राप्त करने को पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं? ऊर्जा प्राप्त करने को। ठीक है, हम जानते हैं कि हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल प्राप्त करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए ये स्वयंपोषी कहलाते हैं। स्वयंपोषी पता चलिए कैसे करते हैं? स्वयंपोषी प्रक्रिया किसे कहते हैं? जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं वो एक ही जने करते हैं, मतलब एक ही टाइप करता है जीवों का, जिसे हम कहते हैं पौधे। बने हुए इस भोजन को पौधे फूल, फल, बीज, जड़, तना तथा पत्ती आदि में संग्रहित करते हैं। उसके बारे में हम जानेंगे किस तरह से संग्रहित करते हैं, क्या चीज़ जड़ है, क्या चीज़ तना है, क्या चीज़ पत्ती है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ जंतु अपना भोजन पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी मतलब शाक जो खाता हो। ठीक है, शाकाहारी मतलब जो शाक खाता हो। सिंपल सी बात है। जैसे बकरी, हिरन, चूहा आदि। कुछ जंतु शाकाहारी जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं, वे मांसाहारी कहलाते हैं। मांसाहारी कौन? जो शाकाहारियों को खाएंगे, जैसे शेर, चीता, बिल्ली आदि। ऐसे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधे एवं अन्य जंतुओं अर्थात दोनों स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। जैसे मनुष्य। मनुष्य के अलावा दूसरा बताओ? कॉकरोच। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। कॉकरोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कई बार डिस्कस करा है, कॉकरोच इतना नालायक है कि न्यूक्लियर रेडिएशन का ही फर्क इसमें नहीं पड़ता है। जो नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिरा था तब वहाँ कॉकरोच जिंदा बचे थे बस। और विडम्बना देखो, खुद पलट जा तो सीधा भी नहीं हो पाता। खैर, तो कॉकरोच एक सर्वाहारी जंतु है। श्वसन, दूसरी जैविक क्रिया है श्वसन। श्वसन क्या होता है? भिन्न भिन्न प्रणालियों में श्वसन अलग अलग अंगों द्वारा होता है, जैसे मनुष्य में फोफड़ों द्वारा और मछली में गलफड़ों द्वारा। पौधा श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन कहते हैं मतलब एक प्रकार की गैसीय आदान प्रदान को श्वसन कहते हैं। ये देखो, श्वसन का मतलब होता है गैसीय आदान प्रदान। सांस लेना एक्चुअल में श्वसन का एक हिस्सा है। पौधों में भी श्वसन होता है। कहाँ? पत्तियों की निचली सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों से। ठीक है, मनुष्य में फेफड़ों द्वारा होता है और मछली में गलफड़ों द्वारा। पानी में रहने पर मेंढक में त्वचा द्वारा। ठीक है, जमीन पर रहने पर फेफड़ों द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इतनी इंपॉर्टेंट है ये, मतलब इतनी कठिन नहीं है याद रखने। उत्सर्जन। उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन का मतलब होता है जो अपने शरीर से कुछ अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालना। जैविक क्रियाओं जैसे पाचन या पोषण, जैविक क्रियाओं जैसे पाचन एवं श्वसन आदि के फलस्वरूप सभी जीवों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। ये शरीर के लिए अनावश्यक और हानिकारक होते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, ये बहुत टॉक्सिक होते हैं। ऐसा समझो, अगर ये तुमने बाहर नहीं निकाले ना तो तुम मर जाओगे। और खैर, इस बारे में कभी और बात करेंगे। जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ मलमूत्र, पसीना तथा कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें हैं। जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ क्या हैं? मलमूत्र हुआ, पसीना हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हुई। उत्सर्जी क्रिया पौधों में भी होती है। गोंद, रबर, रेजिन या हींग और टैनिन या कत्था आदि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। मतलब ये पौधों के लिए खुद के लिए हानिकारक और अनावश्यक हैं और आपके लिए बहुत मतलब अच्छे पदार्थ हैं। जैसे आपने अधिकतर अगर लड़कियां देख रही हैं या लड़के भी देख रहे हैं तो जो कुकिंग करते हैं वो गोंद का प्रयोग उन्होंने किया होगा पकवान वगैरह बनाने में। गोंद हुई, रबर हुई, रेजिन या जिसे हींग कहते हैं। तो हींग क्या है? एक उत्सर्जी पदार्थ है। दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट यू शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड व्हाइल अटेंडिंग एग्जाम ऑफ साइंस। अब कीप इन माइंड आ गया तो सेंटेंस तो फिट करना ही पड़ेगा ना। मतलब ये है कि हींग एक उत्सर्जी पदार्थ है। हींग पेड़ों पर उगती है पर उत्सर्जी पदार्थ है। टैनिन या कत्था भी उत्सर्जी पदार्थ है। रेजिन हींग को कहते हैं, टैनिन कत्थे को कहते हैं। तो ये आपको जरूर याद रखना है। और हाँ, जो लोग इस पीपीटी की पीडीएफ चाहते हैं दे कैन गो टू अवर टेलीग्राम चैनल। उसका नाम है वेरी गुड यू गेस्ड इट राइट गुरुवा क्लासेस। ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और वहाँ मैं अपलोड कर देता हूँ ये पीडीएफ। ठीक है, अब बात करते हैं अगले जैविक क्रिया की संवेदनशीलता। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये आप समझना एक बात,
आवाज़, गर्म वस्तु तथा मनपसंद पकवान आदि उद्दीपन है। उद्दीपन है मतलब जो कुछ करने के लिए आपको प्रेरित करता है उसे उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, जैसे आवाज़ कोई लगाएगा तो आप कुछ क्रिया करेंगे, चाहे पलट के देखें, गर्म वस्तु छू देंगे तो पीछे हटाएंगे, मनपसंद पकवान देख के आपके मुंह में जो पानी आता है वो सब उद्दीपन है। मनपसंद पकवान उद्दीपन है। ठीक है, पक्षियों का उड़ जाना, हाथ को हटा लेना, मुंह में पानी आना, इसकी अनुक्रिया है। उद्दीपन कोई दिखेगा तो उसके पीछे एक अनुक्रिया होगी। किसी भी उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा की गई अनुक्रिया ही संवेदनशीलता है। पौधे भी उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे छुई मुई या लाजवंती के पत्तियों को स्पर्श करोगे तो वो मुरझा जाएगी। आप देखेंगे कि स्पर्श करते ही पत्तियां झुककर बंद हो जाती हैं, अतः लाजवंती स्पर्श के प्रति संवेदनशील है। ठीक है, चित्र दिखाने को ऐसी आवश्यकता नहीं है, आप खेलोगे जरूर छुई मुई से। इसी प्रकार कई फूल प्रातः खिलते हैं, रात की रानी रात में खिलती है और दिन में बंद हो जाती है। ठीक है, इससे आप देख सकते हैं सभी जीव उद्दीपन जैसे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सभी जीव उद्दीपन जैसे स्पर्श, ताप, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत आदि के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, संवेदनशीलता जीवों का प्राकृतिक स्वभाव है। सजीव निर्जीव के बीच में एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है संवेदनशीलता। तो ये आपको हर सजीव में देखने को मिलेगी, चाहे वो पौधा हो। अब बात ये होती है कि पौधे तो विभिन्न अपने अलग तरीके से संवेदनशीलता अपनी या अपनी अनुक्रिया प्रस्तुत करते होंगे। जैसे हम उन्हें काटते हैं तो मे भी उन्हें दर्द होता हो सकता है ना भी होता हो, पर हमें पता कैसे चलेगा? मरते तो हैं ही वो, मतलब उनकी डेथ तो होती है। तो ऐसा नहीं है कि शाकाहारी हैं हम तो हम बहुत अच्छे हैं, शाकाहारी भी तो कुछ तो खाएगा ही, पेड़ पौधों को खाएगा, तो हम बस पता नहीं लगा सकते कि उन्हें दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। और संवेदनशीलता उनमें भी है, फील वे भी कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो जो खा रहा है ठीक है, शाकाहारी है मांसाहारी है, अलग अलग बात है। प्रजनन सजीवों का एक लक्षण ये है कि वो अपने समान जीव उत्पन्न कर सकते हैं, जिसे प्रजनन कहते हैं। वृद्धि, सजीव मतलब जीव जो भी हैं उनमें वृद्धि चलती रहती है, कुछ में जीवन पर्यंत चलती है जैसे पेड़ पौधे, और कुछ में कुछ समय के लिए चलती है जैसे, हाँ यू गेस्ड इट राइट, सभी जीव और जानवर। मनुष्य तो एक जानवर ही है। ठीक है, तो ये एक छोटा सी फोटो दे रखा था, इसमें ये दिखा रखा था बिल्ली 25 से 20 वर्ष जीती है, कुत्ता 16 से 18 वर्ष, बंदर 20 से 25 वर्ष, गेहूँ 5 माह जीता है, सिकोया का पेड़ 3000 से 4000 वर्ष, बरगद 200 से 200 वर्ष, कछुआ 120 से 150 वर्ष, तोता 14 से 15 वर्ष, चूहा 4 से 5 वर्ष, हाथी 70 से 90 वर्ष, घोड़ा 30 से 40 वर्ष और आदमी 60 से 70 वर्ष। हालांकि ये सब एवरेज है, क्योंकि मेरी जानकारी में ही दो क्या बहुत लोग होंगे जो 75 प्लस के हैं और अभी तक सब स्वस्थ है, अच्छी बात है, ख्याल रख रहे हैं अपना। हमारे दादा दादी वगैरह सब है, सबकी एज 75 प्लस है। तो ये सिर्फ रेफरेंस पर्पजेज के लिए है, एवरेज लाइफ समझ लो आप इसे, लाइफ स्पैन। कोशिका एवं सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। अब कोशिका एवं सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय, अरे ये यूनिट में कैसा आ गया? अच्छा वर्गीकरण में होगा ये, ठीक है वर्गीकरण में है, क्योंकि सूक्ष्म जीव और उनका वर्गीकरण ये जो है ना, ये टॉपिक ये दूसरा है। तो चलो अच्छी बात है, यहाँ भी आ गया। तो थोड़ा सा वर्गीकरण में समझ लोगे तो आगे समझाने में आसानी रहेगी। जीवों के शरीर का निर्माण अनेक छोटी छोटी इकाइयों से होता है। शरीर को बनाने वाली इन छोटी छोटी इकाइयों को कोशिका कहते हैं। कोशिका क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन ऑफ एनी लिविंग ऑर्गन। ठीक है, प्रत्येक जीवित कोशिका में जीवन की सारी जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि आदि अनवरत होती रहती है। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो, मतलब पूछ कर सकते हो बाई कमेंट कि सर ये कोशिका को ही हम छोटा क्यों माना, इससे छोटा जो इसके और पार्ट्स होते हैं, केंद्रक को क्यों नहीं हम इकाई मान सकते? क्योंकि बेटा ये जीवित कोशिका में जीवन की सारी जैविक क्रियाएं चलती हैं, उसका अपना श्वसन होता है, अपना पोषण होता है, अपना उत्सर्जन होता है, अपनी वृद्धि होती है, ये अनवरत होती रहती है। कुछ जीवों का शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है, जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। ये सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, जैसे अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, यीस्ट, क्लेमाइडोमोनास, जीवाणु आदि। एक तो तुम बहुत मजे लेते हो, मुझसे नहीं ठीक से पढ़ा जाता तो, इतना लंबा वर्ड्स है। क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, लो अब पढ़ लिया। तो ये जो है ये सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, क्योंकि इनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है। जीवाणु की कोशिकाएं सबसे छोटी और शुतुरमुर्कांडा सबसे बड़ी कोशिका है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, यू नीड टू रिमेंबर कि जीवाणु की कोशिकाएं जो होती हैं वो सबसे छोटी होती हैं और शुतुरमुर्कांडा सबसे बड़ा होता है। इसमें मैं एक लाइन और लिख दे रहा हूँ, वैसे तो ये तुम्हें पता ही है। अभी उत्तराखंड के एक
मंत्री जी ने बोल दी थी कि वायरस जो है वो भी एक लिविंग ऑर्गन है, और एक्चुअल में वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी है। मतलब ये निर्जीव रहता है जब तक सजीव कुछ इसे ना मिले, जब तक इसे होस्ट ना मिले, जैसे होस्ट मिलता है तो सजीव हो जाता है, वायरस उसे कहते हैं। आपने देखे भी होंगे, अगर कंप्यूटर प्रोग्राम के सापेक्ष में भी मैं बात करूं तो कंप्यूटर प्रोग्राम भी तब तक वायरस तब तक एक्टिव नहीं होता जब तक कंप्यूटर में वो डल ना जाए। ठीक है, तो वायरस का आप समझ गए बात। आगे चलते हैं, जंतुओं का वर्गीकरण। तो छोटा सा ही परिचय था, जंतुओं का वर्गीकरण जानते हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर असंख्य जंतु और पौधे हैं। इन इतने सारे जीवधारियों को सुविधाजनक अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने इनकी समानता और असमानता के अनुसार समूहीकरण किया है। यह पद्धति वर्गीकरण कहलाती है। वर्गीकरण किसे कहते हैं? गुणों के आधार पर अलग अलग समूह बनाने की प्रक्रिया ही वर्गीकरण है। ठीक है, मैं पहले भी एक बार चर्चा कर चुका हूँ इस बात पे। आइए जाने जंतु हो या पौधे, हम उनका वर्गीकरण कैसे करते हैं। जंतुओं को वर्गीकरण करने के अनेक तरीके हैं, जैसे संरचना के आधार पर, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर, प्रजनन विधि के आधार पर, या वास स्थान के आधार पर। संरचना के आधार पर कैसे होते हैं? संरचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकी और बहुकोशिक। ठीक है, जिसकी एक कोशिका होती है, जिसकी बहुत सारी कोशिका होती है। मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एकशेरुक मतलब जिनमें मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। ठीक है, इन्हें एकशेरुक जंतु कहते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, केचुआ, तिलचट्टा, घोंगा आदि। इसमें नहीं होगी रीढ़ की हड्डी। दूसरे होते हैं कशेरुक। कशेरुक मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड पाई जाती है, जैसे मछली, मेंढक, पक्षी, गाय आदि। ठीक है, मानव कैसा है? कशेरुकी है। ये देख सकते हैं आप, ये एकशेरुकी जंतु है, ये कशेरुकी जंतु है। प्रजनन विधि के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक अंडीज मतलब जो अंडा देते हैं, अंडा देने वाले जंतुओं को अंडीज कहते हैं, जैसे मछली, मेंढक, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीड़े मकोड़े। और दूसरे होते हैं जरायुज यानी जो बच्चा देते हैं, जरायुज कहते हैं, जैसे मनुष्य, चूहा, खरगोश, गाय तथा बकरी। तो ये होगा प्रजनन विधि के आधार पर दो प्रकार के। अच्छा, पता कैसे चलेगा हमें कौन अंडा देता है कौन बच्चा देता है? सीटेट की आपने तैयारी की होगी तो आपको जरूर पता होगा। ठीक है, बाकी जो भूल गए उन्हें बता देता हूँ, पहले तो दिमाग लगाओ। जिन नहीं पता है कि हमें पता कैसे चलेगा, कोई भी हमें जंतु दिखा कि वो अंडा देगा या बच्चा, देखो अगर उसके कान है तो वो बच्चा देगा, और कान नहीं है तो वो अंडा देगा। देखो कबूतर के कान नहीं होते, मतलब दिखाई नहीं देने चाहिए बाहर से, सुनेगा तो है ही, तो वो अंडा देगा। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। वासस्थान के आधार पर जंतुओं को उनके वासस्थान के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है। नंबर एक, जलीय जंतु। जल में रहने वाले जंतुओं को जलीय जंतु कहते हैं, जैसे मछली आदि। वायवीय जंतु, अधिकांश समय तक वायु में उड़ने वाले जंतुओं को वायवीय जंतु कहते हैं, जैसे पक्षी। अधिकांश समय तक वायु में उड़ना चाहिए। चलो, स्थलीय जंतु, स्थल पर रहने वाले जंतुओं को स्थलीय जंतु कहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, मनुष्य आदि। ठीक है, ये एक छोटी सी तालिका थी जो भरने को थी, मैंने भर दी। मछली जो है बहुकोशिकीय है, कशेरुकी है, अंडीज है, जलीय है। मनुष्य बहुकोशिकी, कशेरुकी, जरायुज है, स्थलीय है। छिपकली बहुकोशिकीय है, कशेरुकी है, अंडीज है और स्थलीय है। तोता बहुकोशिकी, कशेरुकी, अंडीज है, वायवीय है। अमीबा एक कोशिकीय है, जलीय है। मेंढक बहुकोशिकीय, कशेरुकी, अंडीज और उभयलिंगी है। नहीं सॉरी, मेंढक उभयलिंगी नहीं होता, उभयचर है। ठीक है, पौधों का वर्गीकरण। अब देखो जंतु का वर्गीकरण कितना आसान, सो मच इजी लाइफ। कॉम्प्लेक्स तो आगे जाएगा बेटा, जब 9 10 में पढ़ेंगे तो तुम्हें बताऊंगा मैं कहाँ क्या है बवाल। पौधों का वर्गीकरण। पौधों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। नंबर एक, पुष्प के आधार पर। नंबर दो, आकार के आधार पर। नंबर तीन, आयु के आधार पर। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, लीनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, और अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक हैं। तो ये तीन आपको याद रखने हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस, वर्गीकरण का जनक लीनियस, और जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पुष्प के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण का जनक कौन था? लीनियस। ठीक है, अब पुष्प के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो दो प्रकार के होंगे, एक पुष्पी हो गए, एक अपुष्पी हो गए। पुष्पी पौधे, पुष्पी पौधों पर पुष्प और फल लगते हैं, ये पूर्ण विकसित पौधे होते हैं। इसमें जड़, तना और पत्ती स्पष्ट दिखाई देती है, जैसे गुलाब, सरसों, सूरजमुखी, आम, कुमुदनी आदि। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पुष्पी पौधे दिखा रखे हैं, सरसों, गुलाब, कुमुदनी, सूरजमुखी। इसमें मतलब क्या होगा, तुम्हें फूल अलग दिखेगा, फल अलग दिखेगा। फल लगेगा मतलब फूल के बाद फूल, फल, पत्ती, जड़, तना सब स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं होगी। अपुष्पी पौधे क्या होते हैं? अपुष्पी पौधे, इन पौधों पर पुष्प कभी नहीं लगते हैं।
अधिकतर इनमें जड़, तना और पत्ती का अभाव होता है, पता ही नहीं चलता कहाँ क्या बवाल है। चूंकि इसमें पुष्प कभी नहीं लगते हैं इसलिए फल भी नहीं बनते हैं। अब बताओ प्रजनन कैसे करते होंगे। ठीक है, तुम सोचो इतना, जब बड़ा वाला चैप्टर आएगा तो मैं बताऊंगा। इसमें वंश वृद्धि पुष्पों के स्थान पर एक विशेष प्रकार की रचनाओं बीजाणु धमनियों में उत्पन्न होने वाली बीजाणु द्वारा होती है। चलो इन्होंने पहले ही बता रखा है। ठीक है, बीजाणु धमनियों से उत्पन्न होने वाली बीजाणु से होती है। बीजाणु से फैलते हैं कवक, शैवाल, मोश और फर्ण इसके प्रमुख सदस्य हैं। ठीक है, अब देखो सारी चीजें इसमें सफेद पीली कर दी मैंने, इंपॉर्टेंट चीज कैसे दिखेगी। देखो पहले तो कवक, शैवाल, मोश और फर्ण इनके प्रमुख सदस्य हैं। मोश एक पौधा है जो वर्षा ऋतु में दीवारों पर हरी मखमल के रूप में उगाता है, मोश। ठीक है, एक तो ये हो गया शैवाल, कवक, ये जो चीजें हैं ये पौधे ही हैं, अपुष्पी पौधे हैं। विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया हो गए, विभिन्न प्रकार के कवक हो गए, विभिन्न प्रकार के मोश हो गए, विभिन्न प्रकार के शैवाल हो गए। ठीक है, विभिन्न प्रकार के अपुष्पी पौधे। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी आकार के आधार पर। अब आकार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, शाख, झाड़ी और वृक्ष। ठीक है, पुष्पी पौधे आकार में छोटे या बड़े होते हैं। आकार के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। शाख पौधे, ये 1 मीटर से कम नाप के छोटे पौधे होते हैं। इनका तना कोमल, पतला तथा कमजोर होता है, जैसे मक्का, मटर, पालक आदि। ठीक है, झाड़ी, ये 1 से 3 मीटर की औसत ऊंचाई वाले कठोर व मजबूत पौधे होते हैं। इनका मुख्य तना स्पष्ट नहीं होता है और ये अधिक शाखित होते हैं तथा आपस में उलझ जाते हैं, जैसे गुलाब, करौंदा, गुड़हल आदि। ठीक है, वृक्ष, ये 3 मीटर से अधिक लंबे होते हैं। इनका तना मोटा, काष्ठीय, शाखित या अशाखित होता है। तना बेलनाकार या बहुभुजाकार होता है, जैसे नीम, आम, चीड़, नारियल आदि। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के पौधे हैं। जैसे चीड़ है, देखो ये बहुभुजाकार हो गया तना। ठीक है, और कई बार अशाखित होते हैं। शाखित मतलब शाखाएं बढ़ जाती है तने में। कई बार अशाखित होते हैं, सिंगल शाखा रहती है तने में। और ये झाड़ी हो गई। गुलाब और बेर, ये शाख हो गया। ठीक है, 1 मीटर से कम नाप का शाख, 1 से 3 मीटर की औसत ऊंचाई वाली झाड़ी, और 3 मीटर से अधिक हो गया तो वृक्ष हो गया। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। क्या क्या होता है, नारियल क्या है, वृक्ष है। वैसे आपको जनरली आपको पता होता है, बस शाख का याद रखना। ठीक है, वैसे तो झाड़ी जैसी दिखती है, तुमने अधिकतर देखा ही होगा। आयु के आधार पर, अब आयु के आधार पर वर्गीकरण अगर हम करें तो आयु के आधार पर 3 प्रकार के पौधे होते हैं। पहला 1 वर्षीय पौधा, ये पौधे 1 वर्ष के कुछ महीनों के भीतर ही फलते फूलते हैं और अंत में सूखकर समाप्त हो जाते हैं। जैसे फसलें, जैसे चना, मटर, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार आदि। द्विवर्षीय पौधे, ये पौधे 2 वर्ष के भीतर ही अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। पहले वर्ष में पौधे में जड़, तना और पत्तियां पूर्ण विकसित होकर द्वितीय वर्ष में पुष्पन, फलन और बीजों का निर्माण कर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के पौधे बहुत ही कम होते हैं। उदाहरण केला, ये सबसे कम होते हैं। 2 वर्ष वाले केले की खेती 2 साल की होती है। चलो, बहुवर्षीय पौधे, ये पौधे कई वर्ष तक जीवित रहते हैं। इनके संपूर्ण जीवन काल में फूल और फल लगते रहते हैं। ये शाख, झाड़ी या वृक्ष तीनों ही तरह के पौधे होते हैं। उदाहरण दूबघास, गुलाब, आम, कटहल आदि। ये बहुवर्षीय पौधे, ये कई वर्ष तक जीवित रहते हैं। ठीक है, पौधे के विभिन्न भागों की संरचना एवं कार्य। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि 2 प्रकार के तंत्र होते हैं पौधे के। जो जमीन के अंदर का भाग होता है उसे जड़ तंत्र कहते हैं, और जमीन के ऊपर का भाग इसे प्ररोह तंत्र कहते हैं। पौधे के विभाग की विभिन्न भागों की संरचना एवं कार्य है। जड़ का क्या कार्य होता है, जड़ का कार्य होता है जल और विभिन्न खनिज लवणों का अवशोषण। जड़, चना या मटर की जड़ में एक मोटी जड़ है जिसमें अनेक पतली शाखाएं निकली हैं, ये मूसला जड़ है। देखो ये जो है मूसला जड़ है, मतलब एक मोटी जड़ होगी, है ना, और उसमें शाखाएं निकली होंगी, ये निकली शाखाएं। ठीक है, तो ये मूसला जड़ हो गई। घास में एक स्थान से अनेक गुच्छे के रूप में निकलती है, ये अपस्थानिक जड़ है। इसमें देखो सब एक सी है, वो गुच्छे के रूप में निकलती है, इन्हें अपस्थानिक जड़ कहते हैं। तो जड़ 2 प्रकार की हो गई, एक मूसला जड़, एक अपस्थानिक जड़। ठीक है, जड़ 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। जड़ का कारण मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ से आप देख सकते हैं ये प्ररोह तंत्र है, ये जड़ तंत्र है। जड़ तंत्र मतलब जो भूमि के नीचे रहता है, प्ररोह तंत्र जो ऊपर रहता है। ये पत्ती है, तना है, फल है, पुष्प है, प्राथमिक जड़, ये द्वितीयक जड़। तो ये मूसला जड़ का उदाहरण है 100%, क्योंकि सरसों का पेड़ में क्या होती है, मूसला जड़ होती है। ठीक है, मूसला जड़ ये रे, ये मैंने ऊपर भी फोटो डाल दिया। हुआ ये यार, बता मेरे पास कई विभिन्न प्रकार से पीपीटी बनाने की सामग्री है, इसलिए तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसे पीडीएफ है मेरे पास, पर वो हाईलाइटेड नहीं है। क्यों नहीं है हाईलाइटेड, क्योंकि मैं पढ़ा पीडीएफ से थोड़ी था, मैं तो बुक से पढ़ा था, तो बुक्स हाईलाइटेड है। अब मैं बुक से क्लिक करता हूँ तो वो इतना साफ नहीं आ पाता, पर कई बार पीडीएफ में साफ नहीं दे रखा होता, तो मुझे वहाँ से फोटो खींचना पड़ता है। ये बुक का फोटो है, ये पीडीएफ का फोटो है। इस वजह से तो इतना टाइम ही लगता है, 4-5 घंटे पीपीटी बनाने में लग जाते हैं। इतना तो मुझे पढ़ाने में ना लगता।
जड़ों के प्रकार तो मैंने तो पढ़ाई दिया। मूसला जड़ के बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। मूसला जड़ में एक मुख्य जोड़ी जड़ होते हैं जिसे प्राथमिक जड़ कहते हैं। मुख्य जड़ से अनेक पतली शाखाएं निकलती हैं जिन्हें द्वितीयक जड़ कहते हैं। इनसे पुनः निकलने वाली शाखाओं को तृतीयक जड़ें कहते हैं। ठीक है, देखो ये प्राथमिक जड़, ठीक है, ये द्वितीयक जड़ और ये तृतीयक जड़। मूसला जड़ जमीन में गहराई तक जाती हैं और मिट्टी में फैले पौधों को मजबूती से स्थिर रखती हैं। चना, मटर, सेम आदि में मूसला जड़ पाई जाती है। चना, मटर, सेम, सरसों, इनमें मूसला जड़ पाई जाती है। अपस्थानिक जड़, गेहूं, धान और मक्का में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें बीजों से निकलकर मूलांकर की वृद्धि कुछ लंबाई के बाद रुक जाती है और तने के आधार से अनेक शाखाएं रेशों की भांति निकल आती हैं। इन्हें अपस्थानिक जड़ें या झकड़ा या रेशेदार जड़ें कहते हैं। जड़ें पौधों को भूमि में स्थिर बनाए रखती हैं और मूलरों की सहायता से भूमि से जल और अन्य खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। अब आप पढ़ेंगे तने के बारे में। तना पादप के प्ररोह का सबसे दृढ़ भाग होता है। ठीक है, इसे स्तंभ भी कहते हैं। प्रारंभ में तने कोमल होते हैं, ये पुराने होकर शाख, झाड़ी या वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। तने में गांठ जैसी संरचना को पर्व संधि कहते हैं। निकटतम दो पर्व संधियों के बीच के स्थान को पर्व कहते हैं। दूबघास, मक्का, बांस, गन्ना आदि पौधों में से स्पष्ट रूप से देखा जाता है, होती सब नहीं है। स्पष्ट या स्पष्ट हो, गेहूं में भी होती है। ठीक है, तो ये पर्व होती है, जो गांठ सी संरचना होती है, इसे पर्व कहते हैं। इसे पर्व संधि कहते हैं। और दो पर्व संधियों के बीच में जो होता है उसे पर्व कहते हैं। ठीक है, ये पत्ती है, आपको पता ही है। एक बात और, पत्तियां इस तरीके से व्यवस्थित होती हैं किसी पेड़ पौधे की कि सब पे प्रकाश या सूर्य का प्रकाश सब अलग अलग ग्रहण कर सकें। ये आपका भी ध्यान करना, किसी भी पौधे में इस प्रकार से पत्तियां व्यवस्थित होती हैं कि एक इधर है, एक इधर है, एक उधर है, एक इधर है। तने की पत्तियों लिख रखा है इसमें। तने की शाखाओं पत्तियां इस प्रकार व्यवस्थित होती है कि प्रत्येक पत्ती को सूर्य का प्रकाश मिल सके। तना जले खनिजों के समय में विभिन्न स्थान का कार्य करता है। ठीक है, अब पत्ती की थोड़ी सी विस्तृत रूप से चर्चा कर लेते हैं। पत्ती, पौधे में आप पत्ती को कैसे पहचानते हैं? पत्तियां प्राय हरे रंग की होती हैं। पत्ती का वह जिससे पत्ती तने में लगी होती है पर्णाधार कहलाता है। ठीक है, ये पर्णाधार है, पर्ण का आधार। ये पर्णवृंत है। ठीक है, ये कक्षस्थ है, ये जो नोक से निकल रही है। ठीक है, और ये है सही, ये पत्ती है पूरी, पर्णफलक कहते हैं इसे। ये जो लाइन जा रही है पतली सी बीच में मोटी सी, इसे मध्यसिरा कहते हैं। इसे पर्णाग्र कहते हैं। इसे पर्ण तट कहते हैं। पर्ण माने होता पत्ती समझ लो। उसके बाद तट है, अग्र अगला भाग है, सिरा बीच का भाग है, और आधार है, व्रंत है। तब सिंपल सी बात है। पत्ती का चपटा भाग पर्णफलक कहलाता है। पर्णफलक और पर्णाधार के बीच डंठलनुमा भाग पर्णवृंत कहलाता है। पर्णफलक और पर्णाधार के बीच, तो ये पर्णफलक है और ये पर्णाधार है। इसके बीच का जो भाग है ये इधर वाला, ये वाला पर्णवृंत कहलाता है। ठीक है, ये पर्णवृंत है, ये वाला। चलो, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। सामान्यतया पत्तियों की ऊपरी सतह गहरे हरे रंग की और चिकनी होती है। गहरे हरे रंग द्वारा पत्तियां सौर ऊर्जा का अवशोषण करती है और चिकनी सतह से प्रकाश की अनावश्यक किरणों का परावर्तन होता है। ठीक है, अच्छा, तो मैं एक चीज़ और बताता हूँ। नहीं, आजकल जो सौर लाइट आ रही है ना, देखो इतना एडवांस मैकेनिज्म हो रखा है कि जैसे ये सौर लाइट है ना। अब आगे से तो हार्वेस्ट करते ही हैं सौर लाइट, सूरज निकल लिया तो कई बार क्या होता है कि हम इसे कैसे ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं, तो वाइट कलर की लोग अपनी छत करवा देते हैं, उससे परावर्तित होकर पीछे से लाइट पड़ती है, तो पीछे से भी सौर ऊर्जा बनती रहती है। यहाँ तक टेक्नोलॉजी आ गई है। अब वाओ, लेकर आनी पड़ेगी भाई ऐसी टेक्नोलॉजी। तो हम कहाँ थे? हमारा तो ये मतलब है कि जो पीछे होती है ना चिकनी सतह, उससे प्रकाश की अनावश्यक किरणों का परावर्तन होता है। निचली सतह पर खुरदरी और उभरी हुई शिराओं का जाल होता है। शिराओं की उपस्थिति से पूरा पर्णफलक फैला रहता है। शिराओं का जाल पत्ती द्वारा बने भोजन को पौधे तक पहुँचाने का कार्य करता है। शिराओं का कार्य क्या होता है? पौधे के विभिन्न भागों तक, तने तक पहुँचाना भोजन जो बना पत्तियों का। ठीक है, पत्तियों की सतह पर अनेक छिद्र उपस्थित रहते हैं। इन छिद्रों द्वारा पत्तियां श्वसन, वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। पीछे नीचे के भाग से ये काम करती हैं, श्वसन वगैरह। ठीक है, और ऊपर के भाग से प्रकाश संश्लेषण करती है। पौधे का सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? पुष्प होता है। वाह भाई वाह, पौधे का सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। यह पौधे के तने और शाखाओं में लगे होते हैं। तने की शाखाओं पर स्थित कलिकाएं रूपांतरित होकर पुष्प बन जाती है। ठीक है, सामान्यतः पुष्प के 4 भाग होते हैं: बाह्य दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर पुष्प।
पुष्प पौधे का जनन अंग है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल विकसित होता है। फल में एक या अनेक बीज होते हैं। बीज अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रारूपी पुष्प की संरचना देख लो। देखो ये है बाह्य दल, ये है दल सॉरी, और ये है हरा वाला बाह्य दल। ठीक है, ये बीच में ये जो दिख रहा है गोल गोल, ठीक है, मैं कोई और लेता हूँ, ये दिख रहा है ना गोल गोल, ठीक है, ये है अंडाशय। ठीक है, ये है पुंकेसर, ये है पुंकेसर, ये है वर्तिकाग्र। ठीक है, और यहाँ पर होते हैं ये पुंकेसर में लगे होते हैं, क्या कहते हैं इसे, नाम भूल जाऊँ मैं, चलो आएगा जिक्र जरूर। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इसमें गिर जाते हैं वर्तिकाग्र में, और उसके बाद अंडाशय में पहुंच जाते हैं, फिर ये फल बन जाता है। ठीक है, पौधों के विभिन्न अंगों का रूपांतरण। पौधे के विभिन्न अंग विशेष कार्य के लिए अनुसार कई बार रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे जड़ों एवं तनों द्वारा भोजन संग्रह करना अथवा कमजोर तनों द्वारा आरोहण आदि। ठीक है, रूपांतरण किस तरीके से होता है, पहले तो भोजन संग्रह के लिए जड़ों में रूपांतरण किस तरीके से होता है उसे हम समझेंगे। ये आपने मूली खाई होगी, इसे हम, इसका जो रूप होता है तुर्क रूप होता है। शलजम खाई होगी, ये कुंभ रूप होता है, कुंभी रूप होता है। गाजर जो खाई होगी शंकु रूप होता है। ठीक है, शंकु तो आपको पता ही है कैसा होता है, तो उस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। शंकु इस तरीके का होता है, इसे उल्टा कर दो बस, अब ये शंकु है ना, ठीक है, इसे उल्टा कर दो तो इस तरीके की संरचना होती है, ये गाजर होती है, और ये जो है ये चिकनापन, ये तुर्क रूप है, और ये कुंभ तो कुंभी रूप तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो इसका पहली बात तो तुम्हें रूप याद रखना है, तुर्क रूप होती है मूली। ठीक है, उसके बाद ये याद रखना है गाजर की जड़ें, गाजर की जड़ें ऊपर की ओर मोटी और नीचे की कंस पतली होती है, शंकु रूप कहते हैं। ये मैंने समझा दिया, तुर्क रूप और कुंभ रूप भी समझा दिया। घड़े जैसी होती है इसलिए इसे कुंभ रूप कहते हैं। ठीक है, अब ये दो हैं, देखो एक तो डहेलिया में पुलकित जड़ें कैसी होती हैं और शकरकंद में कंदिल जड़ें कैसी होती हैं, इनमें अंतर समझो आप। डहेलिया और शकरकंद की जड़ें भोजन एकत्र करने से फूलकर कंद में बदल जाती है। डहेलिया की पुलकित और शकरकंद की कंदिल जड़ें अपस्थानिक जड़ों के उदाहरण हैं। कैसी जड़ें हैं ये, अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, तो अपस्थानिक जड़ें हैं ये, मतलब सब एक सी होती हैं। मूसला में तो एक बड़ी होती है और अपस्थानिक में सब एक सी होती हैं, एक सी होती हैं, कोई मेन नहीं होती, तो ये लगी हुई हैं सीधे ऐसे। और इसमें आप देखोगे तो ये डंडी सी बढ़ रही है आगे, उसके बाद इस तरीके से टूट रही हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हो गई कंदिल जड़ें और ये हो गई पुलकित जड़ें। मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद आदि जड़ों को हम खाते हैं। ठीक है, शकरकंद भी एक जड़ है, शकरकंदी, शलजम भी एक जड़ है। इनकी पत्तियों द्वारा बनाया हुआ भोजन इसमें इकट्ठा होता है। पौधे स्वयं भी प्रतिकूल परिस्थिति में भोजन, संचित भोजन का प्रयोग करते हैं, मतलब तुम उनका उपयोग नहीं करोगे तो खुद कर लेंगे प्रयोग। अब तनों का रूपांतर, तनों में भोजन संग्रह किस किस में होता है, आलू, अदरक और अरबी। अब तुम ध्यान से सुनो, आलू को आप लग सकता है कि जड़ है, क्यों, क्योंकि ये भूमिगत पाया जाता है या भूमि के नीचे पाया जाता है, पर ऐसा होता नहीं है। आलू एक तना है जो भूमि के नीचे होता है। देखो पेड़ के नीचे भी तो तना हो सकता है यार, तुम कैसी बात कर रहे हो बच्चों वाली। लो ये जड़ हो गई, तो मैंने यहाँ तक दाब दिया, तो ये तना नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है कि ये होता तना ही है। तुम ठीक कैसे रटो मुझे नहीं पता। आई जस्ट नीड यू टू रिमेंबर दिस फोर, आलू, अदरक, अरबी, बस 3। ठीक है, तो ये भूमिगत तने का उदाहरण है। आलू का कंद ऐसा होता है, अदरक का प्रकंद ऐसा होता है, आलू का स्तंभ कंद ऐसा होता है, और अरबी का घन कंद ऐसा होता है। नाम कैसे, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, स्तनों को सहारा देने के लिए रूपांतरण तुमने देखा होगा, जब गन्ना ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब जिसके यहाँ गन्ना होता है उसने तो देखा होगा, हमने देखा है। तो ऐसे भूसड़े से निकल आते हैं, ये सहारा देने के लिए होते हैं एक्चुअल में। ये आपको ज्वार बाजरा में भी दिखेंगे, बरगद में भी दिखेंगे, केवड़े में भी दिखेंगे। ठीक है, सभी पौधों के तने मजबूत नहीं होते हैं, कुछ पौधे कमजोर तने वाले होते हैं, जैसे कद्दू, तुरई और लौकी। अब देखो कद्दू, तुरई, लौकी इसमें है नहीं दे रखी, या अंगूर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इससे एक में छोटे छोटे प्रतान निकले होते हैं, इन्हें प्रतान कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, प्रतान। ये लिख रहा है देखो, प्रतान कहते हैं इन्हें। नरपुष्प तना है, मादा पुष्प प्रतान है। देखो नरपुष्प और मादा पुष्प अलग अलग दिखा रखे हैं इन्होंने। और ये तुरई है, तो खैर है ही तुरई। तो प्रतान समझ लो, प्रतान क्या होता है, कमजोर तरह से निकली पतली पतली धागेनुमा संरचना प्रतान कहलाती है। ये आधार के चारों ओर लिपटकर आरोहण में सहायता करते हैं, जैसे अंगूर और मटर। मटर में भी निकलती है, अच्छा जी, अंगूर में निकलती है, मटर में निकलती है, कद्दू में निकलती है, तुरई में निकलती है, लौकी में निकलती है। 5 हो गई ये सब्जियां और फल, पौधे, बात खत्म। कद्दू, तुरई, लौकी, अंगूर, मटर। कौन कौन से, कद्दू, तुरई, लौकी, अंगूर और मटर।
ठीक है। अब टेस्ट योर नॉलेज। एक कोष के जीव क्या है? मनुष्य। हा हा हा, बैड जोक। केंचुआ, छिपकली, युगलीना, क्या है? युगलीना, पैरामीशियम अमीबा। मेरुदंड पाई जाती है केंचुए में, जोंक में, मछली में, तिलचट्टे में। हा 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 हा, बताओ कहाँ पाई जाती है? मेरुदंड। केंचुए में तो पाई नहीं जाएगी, जोंक में भी नहीं पाई जाएगी, मछली में पाई जाती होगी। अपुष्पी पौधा है जिस पर पुष्प नहीं आता, फर्ण। ठीक है, केले पे आता, जामुन सब पाता। मूलरोम, फर्ण हो गया, मोश हो गया, एक और कहते हैं वैसे, कवक, शव, कवक। हाँ, मूलरोम किस में पाया जाता है? मूलरोम तना में पाया जाता है, जड़ में, पत्ती में, पुष्प में, जड़ में पाया जाता है मूलरोम, जो मेन जड़ होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी। अब देखो बेटा, दिस वाज SCRT, नाउ द SCRT स्टार्ट्स। ठीक है, 6th क्लास की SCRT स्टार्ट होती है। हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं ओक, चीड़, देवदार। ये आपको याद होंगे वैसे तो, कि ओक के पेड़, चीड़ के पेड़, देवदार के पेड़ हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है, पूरी समुद्र तट के किनारे कैजुराना का पेड़ पाया जाता है, ये कैजुराना है। ठीक है, दिस इज फॉर योर एजुकेशन पर्पसेज ओनली। ये कैजुराना का पेड़ है। लवड़े जल से हमारा मतलब होता है खारे पानी से। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ी सी ना अनुकूलन की बात करेंगे, हल्की सी अनुकूलन की बात करेंगे, उसके बाद 7th क्लास में घुस जाएंगे जो SCRT है, उसमें अनुकूलन की बात आएंगे। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि 6, 7, 8 तुम्हें क्या ये अलग करके बताऊँ, तुम तो बस काम से मतलब रखो अपने। ठीक है, तो ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। पैर लंबे होते हैं तो दूर रहेगा गर्मी से। मूत्रोर्जन की मात्रा भी बहुत कम होती है, बहुत कम टॉयलेट जाते हैं। मल शुष्क होता है, टॉयलेट करते भी है तो बहुत शुष्क, मतलब बड़ी वाली टॉयलेट। उन्हें पसीना भी नहीं आता है, इसलिए जल बिना भी अनेक दिनों तक जीवित रह सकते हैं। समझ गए क्यों? गद्देदार पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं, लंबे पैर होते हैं जिससे रेत की गर्मी से दूर रहते हैं, मूत्रोर्जन की मात्रा कम होती है, मल शुष्क होता है, पसीना भी नहीं आता। आ सकता है ऊँट में अनुकूलन के निम्नलिखित में से क्या चीज़ें अनुपस्थित होती हैं? अनुपस्थित होती हैं, और 4-5 चीज़ों में एक चीज़ ऐसी दिख दी जो उसमें होती है पर वो हेल्प नहीं करती उसकी, कि उसका मुँह लंबा होता है। तो ये बात याद रखनी है ना। मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती है जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। मछली के गिल या क्लोम होते हैं जो जल में श्वसन लेने में सहायता करते हैं। ठीक है, अच्छा बताओ मेंढक कैसे सांस लेता है जल में? वेरी गुड, शाबाश, तालियां। क्या तुम अभी भी याद नहीं आया? तो अच्छा से, जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, अनुकूलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुकूलन। ठीक है, विभिन्न जंतु तो विभिन्न परिवेश के अनुकूलन रहते हैं। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। ठीक है, अपने भोजन, वायु, शरणस्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ है वासस्थान या एक घर। ठीक है, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। जैव घटक किसे कहते हैं? किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव उसके जैव घटक हैं। ठीक है, चट्टान, मिट्टी, जल एवं वायु जैसे अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। निर्जीव वस्तुएं अजैव घटक, सजीव वस्तुएं जैव घटक। तो कहने का मतलब क्या है? एक चीज होती है जिसे कहते हैं आवास। आवास का मतलब कुछ नहीं होता है, जीव का निवास स्थान होता है या घर। ठीक है, इसके 2 घटक होते हैं, एक जैविक, एक अजैविक। ठीक है, अजैव मतलब निर्जीव जो चीज़ आती हैं जैसे जल, वायु और मिट्टी, चट्टान, और जैव घटक में सभी जीव। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, सूर्य का प्रकाश में ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। अब सूर्य का प्रकाश हुआ या ऊष्मा हुई, ये सब भी अजैव घटक हैं। मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप, ऊँट के पैर ऊँट की भांति लंबे तो होते नहीं हैं, तो दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। रात के समय जब तापमान में कमी आती है तो जंतु बाहर निकल जाते हैं। समझे? अच्छा, एक शब्द है पर्यानुकूलन। पर्यानुकूलन किसे कहते हैं? देखो वैसे तो ये ऑलरेडी हाईलाइटेड है, क्योंकि 6th क्लास की NCERT किताब हिंदी में मुझे मिली नहीं थी साइंस की, तो मैंने वो PDF से पढ़ी थी, तो इसलिए ये ऑलरेडी हाईलाइटेड है। फिर भी मैं इसे एक बार और हाईलाइट कर दे रहा हूँ। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहते हैं। यह परिवर्तन हजारों वर्ष में पर्यानुकूलन से भिन्न है। क्या समझे? व्हाट इज पर्यानुकूलन? पढ़ाओ मुझे। नहीं पढ़ा सकते, ये काम तो ऑफलाइन नहीं होता है। तो बेटा समझो, तुमने देखा होगा जब नोटिफिकेशन पढ़ते होगे कि नोटिफिकेशन आया, यूपी का आया, उत्तराखंड का आया, तो उसमें लिख रहा था पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले
या पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए हम 5 सेंटीमीटर कम लंबाई लेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि अल्प अवधि में कुछ सालों से हमारा मतलब है सैकड़ों साल, बट हजारों नहीं, सैकड़ों साल या 2-3 पीढ़ी वहाँ रह रही हैं, तो उससे क्या होता है कि उनकी ना हाइट घट जाती है। ऐसे परिवर्तन को अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन पर अनुकूलन कहलाते हैं। यह परिवर्तन हजारों वर्ष में अनुकूलन से भिन्न, ऐसा नहीं है उनकी नाक ज़्यादा बड़ी ज़्यादा छोटी हो जाएगी, पर वो जनरली फिजिकली आगे चढ़ेंगे, जैसे ज़्यादा पहाड़ों पर ज़्यादा चढ़ते हैं तो उनकी हाइट थोड़ी बहुत कम रह जाती है। ठीक है, समझ गए आप? अब हम विभिन्न प्रकार के अनुकूलन की विभिन्न क्षेत्रों में अनुकूलन की बात करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में अनुकूलन की बात करते हैं। ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इसमें तेज हवा चलती है। पर्वतीय क्षेत्रों पर तेज हवा चलती है और बहुत ठंडे होते हैं। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है, इसलिए जिसके जो वृक्ष होते हैं सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं, इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। बोले तो इस तरीके के होंगे, शंक्वाकार और शाखाएं तिरछी, ताकि बर्फ रुके ना। इनमें से कुछ बर्फ की पट्टियां सुई के आकार की होती हैं जिससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहां की परिस्थिति के प्रति अनुकूलित होते हैं। इनकी मोटी त्वचा या फर का मतलब पंख ठंड से उनका बचाव करते हैं। उदाहरणतः है फर का मतलब पंख या बाल। अतः उदाहरणतः शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टान पर दौड़ने के लिए अनुकूलित करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब कुछ दिनों में रेल लोगों तो ऐसी असर पड़ ही जावे है। घास स्थल की बात करते हैं। ठीक है, सभी कुछ हाईलाइटेड है, लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट लाउड। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यह मटमैले यानी हल्के भूरे रंग का होता है। एक शेर एवं हिरण का चित्र देखिए। ये नहीं पढ़ना था क्योंकि मैंने चित्र नहीं लगाया। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित हैं? क्या वे चेहरे के सामने हैं अथवा पार्श्व में? पार्श्व मतलब साइड में। शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं जिन्हें वह पांदाल उंगलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। क्या समझे? अगले पैर के नखून लंबे होते हैं, ठीक, जिन्हें खींच के छिपा सकता है। क्या शरीर की यह संरचनाएं, क्या शेर की यह संरचनाएं उसके जीवन यापन में सहायता करती हैं? उसका मटमैला या हल्का भूरा रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है। ठीक है, शिकार को पता भी नहीं चलता। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती हैं। एक दूसरा जंतु हिरण है जो वन या घास स्थल में रहता है। पौधे के कठोर तनों को चबाने के लिए उसके मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपने शिकारी शेर जैसे जंतु जो उसे अपना शिकार बनाते हैं की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह उसका शिकार ना बन सके और वहां से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। उसके सिर के पास में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में स्थित देखकर खतरा महसूस कर सकती हैं। हिरण की तेज गति से शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। सो नेचर हैव गिवन समथिंग टू समवन, नॉट एवरीथिंग टू एवरीवन, बट समथिंग टू समथिंग। मतलब ये कहना चाह रहे हैं शेर की आंखें होती हैं आगे को, ताकि वो देख सके इसका शिकार कहाँ है, खुद छुप सके, है ना। और हिरण की जो आंख होती है वो होती है साइड में, दोनों साइड में। क्यों? ताकि वो देख सके शिकारी है तो नहीं। क्या मजे की नेचर है, वाह 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 वाह। अनायास ही निकल गया वाह मुंह से मेरे, क्या जीवन है। तुम्हारे मुंह से भी निकलवाएंगे, प्रतीक्षा कीजिए। कुछ जलीय आवास। अब जलीय आवासों की बात करते हैं। ओके, ये क्या है? इधर कुछ जलीय पौधे जल सतह पर प्लवन करते हैं यानी तैरते हैं। आंशिक रूप से जलमग्न पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थिर होती हैं। कुछ पौधे पूर्णतः जलमग्न हैं। तो देखो, ये तो ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाए बेचारे, ये ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, ये जो है नीचे तक पहुंच गए। तो मतलब विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जा रहे हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। ये समुद्र की गहराइयों में तलहटी में रहते हैं और अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। धारा रेखीय शरीर होने का क्या मतलब है बेटा? मतलब उनके जो शरीर होता है ना, वो तैरने के हिसाब का बना नहीं होता। ऑक्टोपस जैसे लोग आराम से शांति से बैठेंगे, शिकार की प्रतीक्षा करेंगे जो उसकी ओर आएगा, चाहे वो स्क्विड हो चाहे ऑक्टोपस हो। अब तुम मुझसे पूछ रहे हो स्क्विड क्या? अब मुझे देखना पड़ेगा। स्क्विड स्क्विड क्या होता है? स्क्विड, ओए हो तो बड़ा खतरनाक लग रहा है भाई। दिखाऊं तुम्हें?
टेरिफाइंग स्पिरिट विल पीक यू आउट। कौन सा वाला दिखाऊं? ये देखो, ये होता है स्क्विड। ठीक है, ये मतलब उसकी तरह ही है ये मेरे हिसाब से। तो किसकी तरह है? ऑक्टोपस की तरह ही है, बस उसके थोड़े कम लंबे हैं। बहुत खतरनाक सा लग रहा है। ऐसा हटाओ यार, किसने डाल दिया यहाँ पे? ठीक है। तो धारा रेखीय तो है नहीं इनका शरीर, मतलब ये तैरने के लिए तो बने नहीं है। ये अपना वेट करते हैं आराम से। जब भी जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। ये क्या भाई? चलो अच्छी बात है। जल में श्वास लेने के लिए इसमें गिल होते हैं। डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। ये शरीर पर स्थित नासा द्वारा अथवा बात छिद्र द्वारा सांस लेते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड, डॉल्फिन और व्हेल में गिल नहीं पाए जाते। ठीक है, ये जल में लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सकती हैं। ओ बेटा, इसलिए ऊपर को आते हैं। आई सी, डॉल्फिन इसलिए कूदती फिरती हैं, हाँ, सांस लेना आती हैं। यह जल में लंबे समय तक बिना सांस के लिए रह सकती है। वे समय समय पर समुद्र सतह, देखो मैंने बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, अब मैंने नोट्स तो बना लिए क्योंकि हाईलाइटेड थे। तो तुम्हारे साथ पढ़ रहा हूँ तो मुझे और मज़ा आ रहा है। तो ये समय समय पर समुद्री जल पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हुए, फुहारा बनाते हुए सांस द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। ठीक है। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूप डूबे रहते हैं। ऐसे पौधे के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां संकरी और पतले रिबन की तरह होती हैं ताकि पानी चुपचाप बह सके, इसलिए पतले रिबन की तरह होती हैं। यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल उनके बीच में बहता रहता है और पत्तियों के प्रवाह कोई क्षति रहती है। मतलब इस तरीके से फैली रहेंगी पत्तियां भी, ताकि आराम से पानी वानी निकल जाए, चपटी होंगी ताकि कोई दिक्कत ना हो, पत्ती को कोई क्षति ना होगा। दिक्कत क्या, पानी को तो रोकूंगी क्या, खैर खुद को ही बचा कर रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख ली। अब हम बात करते हैं आगे। हाँ, ये एक छोटी सी पोएम दे रखी है। ठीक है, इस पोएम को पढ़ते हैं। सेट द टेबल टू द चेयर, यू कैन हार्डली बी अवेयर। मतलब टेबल ने कई चेयर से। देखो मैं तुम्हें समझाने वाला तो नहीं, अच्छे खासे पढ़े लिखे अच्छे बच्चे हो, और कोई ऐसा इंग्लिश का इसमें ऐसा वर्ड तो है नहीं जो तुम्हें समझ में नहीं आवे। तो सर जस्ट एंजॉय योर पोएम। सेट द टेबल टू द चेयर, यू कैन हार्डली बी अवेयर हाउ आई सफर फ्रॉम द हीट एंड फ्रॉम चिल्वियन ऑन माई फीट, chilblains on my feet. If we took a little walk, we might have a little talk. Pray let us take the air, set the table to the chair. Set the chair to the table, now you know we are no table. How foolish you talk, when you know we cannot walk. Set the table with the shy, it can do no harm to try. I have as many legs as you, why can't we talk on you? Why can't we talk on, walk on too? मतलब मेज कह रही है कुर्सी से, बेटा तुम्हें क्या पता मेरे साथ क्या होता है, एक जगह पड़ी रहती हूँ, चलती भी नहीं हूँ। खैर मस्त पोएम थी। केचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है, एक आदमी और त्वचा द्वारा सांस लेता है, मेंढक, और वो जल में लेता है। फिर जीवन क्या है? अब देखो हमने इतना सारा पढ़ाया, अब हम आपको पढ़ाते हैं दार्शनिकता। जीवन क्या है? गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? मतलब गेहूं गर्म होता है ना, क्यों होता है? गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न होती है, क्योंकि बीज सांस ले रहे होते हैं। हमने देखा है कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन है क्या, हम जनरली सोचते हैं ना जीवन क्या है, का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है कि जीवन सुंदर है, लाइफ इज ब्यूटीफुल। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताया था कि आई लव राइटिंग, तो अब तुम्हारे पकने का टाइम आ गया है। मैंने एक पोएम लिखी है, ठीक है, लिखी थी, बहुत दिन हो गए इसे। तो इसमें भी मैंने यही सोच रहा था कि जीवन क्या है, कौन हूँ मैं, क्या हमारा उद्देश्य है पैदा वैदा होने का। ये ठाली लोगों के काम होते हैं, तो चक्कर में पड़ी नौकरी लगाओ। तो वो एक पोएम है, कौन हूँ मैं। कौन हूँ मैं, अनंत फैले जग में अपना, बस मिल गया जो अस्तित्व, खोजता मौन हूँ। कभी किताबें या कविता, कभी सफलता या सरसता, कभी प्रसिद्धि या की मिट्टी,
खुद को सार्थक सिद्ध करता एक यूं ही जन्मा जीव हूँ मैं। क्या लक्ष्य, क्या जीवन, खुद की दिक्कत खुद के हल, सुलझे जीवन में उलझता एक यूं ही जन्मा जीव हूँ। तो भाई देखो, अपनी तो थ्योरी है कि बेटे जैसे तैसे तुम पैदा हो गए, अपने आप अस्तित्व मिल गया अचानक एट रैंडम, ठीक है। फिर उसमें खोज रहे हो कि क्या जीवन का उद्देश्य है, ये वो। कभी किताबें पढ़ने लगो, कभी कविता लिखने लगो, कभी सफलता के पीछे भागो, कभी सिंपलिसिटी अपना लो, कभी प्रसिद्ध होना चाहो, और फिर सोचो कि बेटा सबको मिल रहा तो मिट्टी पे ही है। बस खुद को सार्थक सिद्ध करना है कैसे ही करके। वैसे है कि एक यूं ही जन्मा जीव, ऐसी अचानक से पैदा हो गया मैं, यूं ही जन्मा, बस ऐसे ही जन्म हो गया। अब उसे सिद्ध करने में लगे पड़े कि हमारा जीवन बहुत अच्छा है, हम महान हैं। खुद की क्या लक्ष्य, क्या देखो, हर आदमी क्या लक्ष्य होता है अपने जीवन का, हर एक का अपना लक्ष्य होता है। खुद की दिक्कत होते हैं, उसके खुद के हल होते हैं। सुलझे जीवन में उलझता है। एक अच्छा खासा सुलझा हुआ जीवन है कि मौज लेनी जिंदगी की, और जबरदस्ती में उलझ जा रहा हूँ मैं, एक यूं ही जन्मा जीव हूँ मैं। तो एक छोटी सी कविता थी, हालांकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगी या पसंद नहीं आएगी, यही कहेंगे कि मास्टर टाइम वेस्ट कर रहा कोई नहीं। देखो, इट्स माई वे और स्काई वे। अरे वाह, मजा आ गया इट्स टी टाइम। सो कितनी मस्त लग रही है यार छनती हुई। ओ माय गॉड, सो लवली। जीवन में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। तो इट्स टी टाइम। ये टाइम है, ये टी है, ये टी माने चाय, ठीक है। तो जाओ जल्दी से पी के आओ। 1 मिनट मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, ठीक है। इसे पॉज कर लो और पी के आओ चाय, क्योंकि थोड़ी सी और लंबी चलने वाली है क्लास। उसके बाद हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। हंसते रहिए और चुपचाप चाय पी के आइए, ठीक है। फिर मिलते हैं। तो आप लोग चाय पी आए होंगे, अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। तो अब हम दोबारा फिर से SCERT पे आ जा रहे हैं। मेंढक के पश्चपाद के पादजाल जल में तैरने और लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में सहायता करती हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है ये काम ये करते हैं, क्या काम करते हैं। मछली के पश्चपाद के पादजाल जल में तैरने और लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में सहायता करती हैं, इसलिए इस तरीके का होता है मेंढक। इसके अतिरिक्त यह जल में त्वचा द्वारा और स्थल पर फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। जलीय पौधे, सिंघाड़ा एक जलीय पौधा है, इसमें स्पंजी पर्णवृंत होता है। पर्णवृंत मतलब जो फैला हुआ भाग होता है, जो जुड़ता है ना पौधे को, पर्णफलक को और तने को जोड़ता हुआ पर्णवृंत होता है, तो वो बहुत स्पंजी होता है। बैलिस्नेरिया में रिबन जैसी संरचनाएं होती हैं। हाइड्रिला में कमजोर तना होता है, ठीक है। हाइड्रिला ये है। तो ये जलीय पौधे हैं। इस प्रकार जलीय पौधों में भी अनुकूलन होता है। इन पौधों का शरीर कोमल और कमजोर होता है, क्योंकि इन पौधों के शरीर के सभी भागों में मृदु ऊतक अधिकता में होते हैं और काष्ठीय ऊतक अत्यंत अल्प मात्रा में होते हैं। काष्ठीय ऊतक मतलब जो फर्मनेस प्रदान करते हैं ना लकड़ी को, वो कम मात्रा में होते हैं। पत्तियां पतली, कटी फटी अथवा तैरने की अवस्था में होती हैं। पत्तियों में प्राय रंध्रों का अभाव होता है, मतलब छेदों का अभाव होता है। इन पौधों में जड़तंत्र अल्प विकसित होता है। तना, पर्णवृंत और पत्तियों में अधिक वायुकोश होते हैं। अतः जलीय पौधे अधिक स्पंजी व हल्के होते हैं, जैसे जलकुंभी, ठीक, खाली खाली होते हैं, हल्के होते हैं। तने बने में जलकुंभी, तुमने पता है जलकुंभी, समझ लो एक वो तुमने देखा होगा, खाई भी होगा तुमने, क्या कहते हैं उसे यार, मैंने दिमाग से उतर रहा है। कमल की जो जड़ होती है, नाम दिमाग से उतर रहा है। मैं उसका चित्र बना के दिखा सकता हूँ तुम्हें, पर इस टाइम मेरा पेन काम कर नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसमें, तो मैं तुम्हें दिखाता नहीं, तो अब करेगा, मैं भूल गया, चलो छोड़ो, फिर कभी दिखाऊंगा, ठीक है। जलीय पौधे के सभी भागों पर जलरोधी मोम या उपचर्म की परत पाई जाती है। क्यूटिसल की परत पाई जाती है, जो उसको पानी में सड़ने से बचाती है। तुमने ये देखा होगा कि जैसे नीम वगैरह को तो ज़्यादा पानी दे दो तो सड़ जाते हैं, ठीक है। आम को ज़्यादा पानी दे दो तो सड़ जाएगा। कोई भी पौधा जो स्थलीय पौधा है उसे अगर ज़्यादा पानी में तो सड़ जाता है, पर वो नहीं सड़ते हैं। क्यों नहीं सड़ते हैं? क्योंकि उसमें क्यूटिसल की या मोम की, एक जलरोधी मोम की एक परत लगी होती है सभी भागों पे, जो उसको पानी में सड़ने से बचाई जाती है। इन लक्षणों के कारण ये पौधे जलीय वातावरण में सफलतापूर्वक जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं, जैसे सिंघाड़ा, बैलिस्नेरिया, हाइड्रिला तथा कुमुदनी आदि। आम, नीम, आम, बबूल और अमरूद स्थलीय वृक्ष हैं, अधिक जल में ये सूख जाते हैं। इनका तना मजबूत और पत्तियां चमकीली और चौड़ी होती हैं। इसमें रंध्रों द्वारा गैस का आदान प्रदान होता है, जड़तंत्र अधिक विकसित होता है। तो आपको याद क्या रखना है इन सब BC से, इन सब बातचीत से। BC का मतलब होता है बातचीत, कुछ गलत मत समझना, ठीक है। तो इन सब में आपको याद क्या रखना है, देखो एक तो याद रखना है कि जलीय पौधे कौन कौन से होते हैं। सिंघाड़ा, वैलिस्नेरिया, हाइड्रिला, ये 3 पौधे होते हैं। सिंघाड़ा, वैलिस्नेरिया और हाइड्रिला जलीय पौधे होते हैं, ठीक है। जलकुंभी भी हो गया ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये शब्द को याद रख लेना। इनमें से क्या जलीय पौधा है, तो आपको यू नीड टू मेक इट राइट।
ठीक है, अब मरुस्थलीय पादपों की बात करते हैं। मरुस्थलीय पादपों में अनुकूलन हेतु निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तना मांसल, चपटा, हरा और स्पंजी हो जाता है, जो भोजन बनाने के साथ जल संचित करने का भी कार्य करता है, जैसे नागफनी। जड़तंत्र अत्यधिक फैला हुआ और भूमि से जल प्राप्त करने के लिए अधिक गहराई में जाता है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करने के लिए पत्तियां मांसल या कांटों या सल्कों के रूप में पाई जाती हैं, जैसे नागफनी, घिक्वार, सतावर, घड़भंडा आदि। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं ये वाले वर्ड्स भी। आई हेट दिस सॉफ्टवेयर। ये वाले वर्ड्स याद करने हैं, नागफली, घिक्वार, सतावर, भड़भंडा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद करनी है। पत्तियों में रंध्र गड्ढों में धसे होते हैं, जिससे बाष्पोत्सर्जन कम होता है। तो ये जो है ये मरुस्थलीय पादप हैं कुछ, नागफनी, घिक्वार, भड़भंडा। इसमें ये मांसल दिख रहा है, मांसल मतलब ये कांटे समझ लो आप। ठीक है, मांसल या कांटे या सल्क इनके रूप में बटा होता है तना भी, और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना ये बहुत कम होती हैं, ये कांटे ही बन जाते हैं। और जो पत्तियों में रंध्र होते हैं ना, जो छेद होते हैं, वो गड्ढों में धसे रहते हैं ताकि पानी बिल्कुल भी बाहर ना जाए, जैसे कनेर में। ठीक है, तो सतावर, भड़भंडा, घिक्वार, नागफनी, कनेर ये सब जो हैं मरुस्थलीय पादप हैं। वायवीय अनुकूलन, अब वायु में जो रहते हैं वो अनुकूलन किस तरीके से करते हैं। आपने परिवेश में उड़ने वाले पक्षियों को ध्यान से देखें, इसमें उड़ने की गतिविधि का सूक्ष्म अवलोकन करें तो आपको दो चीज़ें दिखेंगी। पहली बात, ये उड़ने के पूर्व शरीर फुलाकर पंख फैलाते हैं, जैसे कबूतर को उड़ना हुआ फिर पंख फैलाएगा। उसके बाद निश्चित दिशा में ऊपर नीचे दाएं या बाएं उड़ान भरते हैं। ठीक है, कीटों में उड़ने के लिए अनुकूलन कैसा होता है। आप कीटों को ध्यान से देखें, इनका शरीर छोटा होता है और इनका शरीर अनेक अकशेरुकी जंतु जैसे केचुआ, घोंघा की तुलना में हल्का भी होता है। जब ये उड़ते हैं या दो जोड़ी पंख फैलाते हैं, इनके शरीर में श्वासरंध्र होते हैं, जिससे शरीर में हवा भरती है और निकलती है। मतलब कीड़े क्या होते हैं, कीड़े भी अपने शरीर में हवा भर लेते हैं, जिसके कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है। ठीक है, कभी करके देखना, सांस भरना और पानी में कूद जाना। ठीक है, किसी टैंक में या स्विमिंग पूल में, तो आप फिर बंद भी कर लोगे ना सब कुछ, तब भी आप ऑलरेडी ऊपर रहोगे, तो हवा भर लोगे तो आप हल्के हो जाते हो। इस कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है। जैसे तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी, ये क्या करते हैं, कीट कैसे उड़ते हैं ये बात समझो आप, कि उसमें ना इनके शरीर में श्वासरंध्र होते हैं, जिससे शरीर में हवा भरती और निकलती है। ये पूरी के पूरे शरीर में हवा भर लेते हैं, दो जोड़े पंख फैला के। ठीक है, पक्षियों में उड़ने हेतु अनुकूलन, पक्षियों का शरीर वायव्य वातावरण के अनुकूल होता है। इनके शरीर का आकार नौकाकार या धारा रेखित होता है, धारा रेखित या नौकाकार होता है। क्या आप जानते हैं, इनके अग्रपाद ही पंखों के रूप में रूपांतरित होते हैं, मतलब अगले हाथ जो होते हैं या अगले पाँव जो होते हैं, ये उड़ने में सहायक होते हैं। इनकी अस्थियां खोखली और वायु से भरी होती हैं, जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़ों से जुड़े वायु केसों में हवा भर जाती है, जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। इस तरह का विशेष रूपांतरण केवल पक्षियों में होता है, मतलब उड़ते समय वायु केस में हवा भर जाएगी, फेफड़ों में खूब हवा भर जाएगी, हड्डियों में खोखली होती हैं, उसमें वायु भरी होती है, शरीर हल्का होता है, जैसे तोता, कबूतर, गोरैया आदि। इससे स्पष्ट हो गया कि कीटों और पक्षियों में उड़ने के लिए विशेष अनुकूलन होता है। ठीक है, नाउ टेस्ट योर नॉलेज। मेंढक कहाँ रहता है, जल में, स्थल में, जल स्थल दोनों जगह, वायु में। तो आपको पता ही जल स्थल दोनों जगह रहता है। गहरी मछली सांस लेती है गिल्स द्वारा, त्वचा द्वारा, फेफड़ों द्वारा, पंखों द्वारा। अब बेटा मछली तो लेती है गिल्स द्वारा, पर मुझे याद है कि एक तो डॉल्फिन और एक व्हेल, ये ऊपर आएगा सांस लेती है नाक से आगे, नाक होती है इनके। ऊँट के कीवड़ में संचित होता है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। तो मेरे हिसाब से वसा होता है। नागफनी का पौधा होता है, सबको पता है, मरुस्थलीय जलीय वातावरण में पाए जाने वाला पौधा है सिंघाड़ा। हा। कांठ में जब मैं पढ़ता था ना, जब मैंने डाइट कार्ड से बीटीसी करी, मैंने खूब देखे वहाँ पे सिंघाड़े तोड़ते हुए लोग। ये क्या आ गया भाई, ये डिलीट करने से रह गए थे क्या पहले, चलो सॉरी, ये पिछले उसकी डिलीट करने से रह गए। ठीक है, आप क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, पर मुझे ना एक छोटी सी समस्या हो रही है। समस्या ये हो रही है कि मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, तो आई जस्ट क्लोज द सॉफ्टवेयर एंड ओपन इट अगेन। तो तब तक मेरे साथ बने रहना, मैं तुम्हें बातों में लगाए रहूँगा ताकि तुम चले ना जाओ चैनल छोड़ के। और देखो भाई, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में, तुम जरा लाइक वाइक कर दे करो, सब्सक्राइब कर दे करो और लाइक कर दे करो। पता तो चला कि 5 लोग पढ़ रहे हैं, 5 लाइक आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी सब देखते हैं और भाग जाते हैं। चलो बात करते हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी है ये तो, हाँ एनसीईआरटी की। ठीक है, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुवेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की उपस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। समझ गए मौसम किसे कहते हैं? मौसम कहते हैं किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति। ठीक है, तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। प्रतिदिन कैसा टेम्परेचर जनरली रहता है, वर्षा कितनी होती है, वायु वेग कहता रहता है, उसे हम कहते हैं मौसम। ठीक है, दिन भर का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न में अर्थात दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्रातः में होता है। तब तुम्हें पता चला
कि दोपहर के बाद क्यों ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि तभी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। न्यूनतम तापमान सुबह होता है, सुबह होते होते सारी जो ऊष्मा है वो विकिरित हो पाती है। ठीक है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, एक मिनट, किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। ठीक है, लगभग 25 वर्ष में जो पैटर्न बनता है उसे हम जलवायु कहते हैं। तो ये आपको पता ही चल गया, अब जलवायु और मौसम अंतर पता चल गया। जनरली दिन प्रतिदिन में कैसा रह रहा है, वर्षा कैसी रह रही, वायु दाब तापमान, तो वो तो ठीक हो गया, मौसम हो गया। और वो मौसम 25 वर्ष से कैसा बना हुआ है, तो वो जलवायु हो गई। ठीक है। यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान का अधिकांश दिनों में भारी वर्षा होती है तो हम कह सकते हैं उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। मौसम में सही परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं, ये आप ध्यान से लिखें कि मौसम में विभिन्न परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। ठीक है। राजस्थान के लिए एक वर्ष का अधिकांश समय औसत तापमान को उच्च दिखाते हैं, लेकिन सर्दियों में जो सिर्फ कुछ माह के लिए होती है तापमान काफ़ी कम होता है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। ये किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण हैं, जहाँ जलवायु गर्म और शुष्क होती है। उत्तरी पूर्व भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जलवायु आर्द्र है। तो जो उत्तर पूर्व की जलवायु है, उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट, अभी एक गलत कारणों से नॉर्थ ईस्ट रीजन जो चर्चा में था, खैर बात यह है नॉर्थ ईस्ट जो है असम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो हिस्सा है इनकी जलवायु आर्द्र है और राजस्थान की जलवायु गर्म और शुष्क है। ठीक है। अब बात करते हैं ध्रुव क्षेत्र की। ध्रुव क्षेत्र के कुछ परिचित देश कनाडा, जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरिया क्षेत्र हैं, ध्रुवीय क्षेत्र हैं ये। ठीक है। कौन कौन से? कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और अमेरिका का अलास्का और रूस का साइबेरियन क्षेत्र। ठीक है। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहां उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। उष्ण मतलब गर्मी, मतलब ज़्यादा गर्मी वहाँ पाई जाती है, इसलिए वर्षा ज़्यादा होती है, इसलिए उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और बाकी 6 महीने तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता। सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। यहाँ रहने वाले जंतु इस चरम स्थिति के लिए अनुकूलित हो गए हैं। ठीक है। आइए एवं ध्रुवीय पुलर और पेंगुइन के उदाहरण से यह जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार की जलवायु के लिए अनुकूलित हैं। ध्रुवीय भालू के शरीर पर सफ़ेद बाल या फर होते हैं, जिससे बर्फ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते। तो इनका कोई शिकार नहीं करता, जिससे उन्हें परभक्षियों से बचाव में सहायता मिलती है। साथ ही इससे इन्हें शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। इन्हें चरम मतलब छुप रह सकते हैं ना, जैसे शेर छुप जाता था सफ़ेद, तो ये शिकार को भी पकड़ लेते हैं। इनमें चरम शीत से बचाने के लिए इसमें बालों की 2 मोटी परतें होती हैं। इनकी त्वचा के नीचे बसा की एक परत भी होती है। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। बिल्कुल भी गर्मी बाहर नहीं निकलती ना। खैर, ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। ये काम ही नहीं करते। काम करेंगे तो शरीर गर्म हो जाएगा। दो तो इसमें मतलब तुम समझ रहे हो मतलब समझ रहे हो, दो तो बालों की परत और एक बसा की परत। ठीक है। ध्रुवीय भालू में अनुकूलन क्षमता में पड़ते हैं। इसके परभक्षी और शिकार इसे आसानी से देख नहीं पाते सफ़ेद बालों के कारण। ठीक है। इसके सूंघने की शक्ति या घ्राण शक्ति तीव्र होती है। यह भालू को अपने शिकार को ढूंढने में सहायक होता है। इसके नखूर मुड़े हुए, लंबे और पैने होते हैं। इससे बर्फ चलने में सहायता होती है। इसकी त्वचा के नीचे बसा की एक परत होती है जिससे शीतरोधी होता है, शरीर को गर्म रखता है। सब बालों की भी 2 परतें होती हैं, या सर्द मौसम में इसे गर्म रखती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ध्रुवीय क्षेत्र का एक परिचित जंतु पेंगुइन है। ये सफ़ेद रंग के होते हैं और आसानी से बर्फ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। आपने पेंगुइनों को झुंड के चित्र देखे होंगे, स्वयं को गर्म रखने के लिए वे ऐसा करते हैं। झुंड में क्यों रहते हैं? ताकि वो गर्म रहें। ठीक है। याद कीजिए, जब खचाखच बच्चे किसी कमरे में होते हैं तो वहाँ आपको कितना गर्म महसूस होता है। ध्रुवीय भालू की तरह भी पेंगुइन भी अच्छे तैराक होते हैं। इनका शरीर धरारेखित होता है और पैरों में जाल जैसा बना होता है। ये अच्छे तैराक होते हैं, ऐसा बना होता है जाल जैसा, तैर बढ़िया सकते हैं। ठीक है। ये भी देखो, तैरते समय ये अपने नाखूनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। कौन? भालू की बात चल रही थी पीछे ना। ठीक है। तो अब और हम सुनते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अनेक जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेनडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल और अन्य प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं। नोट कीजिए, जहाँ मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती हैं, वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रहना आवश्यक होता है ध्रुवीय क्षेत्र में। समझ गए?
इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। ये ध्रुवीय क्षेत्रों में मतलब जो पक्षी रहते हैं वो क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जो पक्षी होते हैं वो गर्म स्थान पर चले जाते हैं जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, ताकि जम ना जाए, उसे प्रवास कहते हैं। सर्दी समाप्त हो जाने पर वे पुनः अपने आवास पर वापस लौट आते हैं। शायद आप जानते हैं कि भारत में अनेक ऐसे प्रवास पक्षियों का प्रवास स्थान है। आपने साइबेरियन क्रेनों के बारे में सुना होगा, जो साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। कुछ स्थान उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में प्रवास के लिए आ जाते हैं। प्रवासी पक्षी, समझ गए बात। ध्रुवीय क्षेत्रों में किस प्रकार की मछलियाँ, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ मिलती हैं। कस्तूरी मृग मिलता है, रेनडियर मिलता है, लोमड़ी मिलती है, शील मिलती है और व्हेल मिलती है। ठीक है, ये चीज़ें मिलती हैं। तो प्रवासी पक्षी समझ गए। इसके ऊपर भी कविता थी, पर ज़्यादा कविता से पकाते नहीं हैं। ठीक है, फिर कभी सुनाएंगे। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु तो सामान्यतः गर्म होती है, क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। ठीक है, अब प्रवासी पक्षियों के बारे में पढ़ते हैं। कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायु परिस्थिति से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। सामान्यतः अधिक ऊंचाई पर बढ़ते हैं। यहाँ वायु प्रवाह उड़ान में सहायक होता है। इस उड़ान की शीत स्थितियाँ उनके उड़ान पेशी द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का विसरण आसान कर देती हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक स्थान पर कैसे आते रहते हैं, यह एक रहस्य है। ऐसा लगता है कि इन पक्षियों में दिशाओं का सहज बोध होता है और ये जानते हैं किस दिशा में उड़ना है। मार्गदर्शन के लिए संभवतः कुछ भूचिन्हों लैंडमार्कों का प्रयोग करते हैं। संभवतः अनेक पक्षियों को दिन में सूर्य और रात्रि में तारों से मार्गदर्शन मिलता है। इसके भी कुछ प्रमाण हैं कि पक्षी दिशा पता लगाने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। केवल पक्षी ही ऐसे जंतु नहीं हैं जो प्रवास करते हैं। अनेक स्तनधारी जीव, अनेक प्रकार की मछलियाँ और कीट भी अधिक अनुकूल जलवायु की तलाश में मौसमी रूप से प्रवास करते हैं। पर मानव भी ऐसा है, घर में एसी लगा लेगा, अब बेटा चला जा हिमाचल प्रदेश घूमिया, गर्मियों में बाहर रह ली, काम चलेगा कैसे यार, जॉब तो यहाँ करते हैं। खैर, पक्षी बनना पड़ेगा इसमें आप सब कामों के लिए। अरे हम कहाँ थे, हम उष्णकटिबंधीय वर्षावन पे थे। ये सब बकवास और पढ़ ली, कोई काम की चीज़ थी नहीं। रुको, मैं इसे खोल ले रहा हूँ अपनी किताब कॉपी को, जहाँ जो मैंने हाईलाइट कर रखा हो वही पढ़ दूंगा। अब तो सारा ही हाईलाइट है, अगला तो सारा ही पेज पढ़ना है। चलो, तो सबसे सर्द मौसम में भी तापमान सामान्यतः 15 डिग्री से अधिक रहता है। कहाँ, उष्णकटिबंधीय जगह पे। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री से अधिक हो जाता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत के पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं। तो ये बात याद रखने की है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है भारत के पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया और कहाँ मिलते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद कर लेना है। सतत गर्मी और वर्षा के कारण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा विविधता यहीं पाई जाती है। वर्षावनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में बंदर, कपी या एप्स, गुरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट हैं। ठीक है, तो ये इसमें होता है। चूंकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है, अतः इसमें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है। यहाँ पे अनेक जंतु वृक्ष पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। लाल नेत्रों वाले मेंढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं, जो उन्हें वृक्ष पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिन पर वे रहते हैं। लाल नेत्र वाला मेंढक, इसके देखो पैर जो हैं चिपचिपे होते हैं। क्योंकि इन वनों में आवास में रहने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है। कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहाँ अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुँच सकते। उदाहरण के लिए टूकन नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है, जिसकी सहायता से वह ऐसे शाखाओं में लगे फलों तक पहुँच जाता है जो बहुत कमज़ोर होती है और उसका भार नहीं सह सकती। उड़ते उड़ते ही तोड़ ले वह टूकन पक्षी। ठीक है, खैर, उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा और ऐसे वर्ण की त्वचा होती है जिन्हें आसपास के क्षेत्रों में मिलकर छद्म आवरण करने में सहायक होती है। मतलब मिलजुल जामे, जैसे लोयन टेल्ड लंगूर या मंकी है। लोयन की तरह मुंह है इसका, बाल हैं, इस वजह से कहते हैं कि लोयन टेल्ड। चलो अभी पता लगेगा। उसकी परवक्षियों से रक्षा करती है। उदाहरण के लिए बिलाप परिवार के जंतुओं शेर और चीता में मोटी खाल होती है और उनके सुनने की शक्ति अत्यंत संवेदनशील होती है, बिलाप परिवार के जंतुओं में। ठीक है, लोयन टेल्ड लंगूर, जिसे दाढ़ी वाला एप भी कहते हैं, पश्चिमी घाट के वर्षावन में पाया जाता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है इसके चांदी जैसी श्वेत अयाल हैं, जो सिर के चारों ओर गालों और चुपकों तक रहती है। यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाते हैं और अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर ही व्यतीत करते हैं।
यह मुख्यतः फल खाता है, बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलियां भी खाता है। लोएन टेल्ड लंगूर वृक्ष की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। चूंकि ये लंगूर वृक्ष पर पर्याप्त भोजन चाटने में समर्थ हैं, अतः ये भूमि पर यदा कदा ही धर्मस्य ग्लानि नहीं यदा कदा ही आते हैं। यदा कदा मतलब कभी कभी। ठीक है, अगली बात करते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षावनों का एक अनेक परिचित जंतु हाथी है। हाथी अनेक प्रकार के वर्षावनों की परिस्थिति के लिए अनुकूलित होता है। इसकी सूंड को ध्यान से देखिए, जिसका उपयोग वह नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए किया जाता है। यद्यपि इसमें बाह्य दंत, जिन्हें रद्द कहते हैं, बाह्य दंत को क्या कहते हैं, रद्द, वास्तव में रूपांतरित दंत होते हैं। इन दांतों से हाथ अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकता है। अतः भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद भोजन आसानी से निकाल लेता है हाथी। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक है। वर्षावनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने के लिए भी उसके कान सहायक होते हैं। ठीक है, तो यह हाथी हो गया। देखो, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र समझ गए, जो गर्म रहता है क्षेत्र, मतलब भूमध्य रेखा के आसपास का। वर्षावन समझ गए, क्योंकि वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है तो वहाँ विभिन्न जलवायु पाई जाती है, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। मौसम समझ गए, अनुकूलन समझ गए, जलवायु समझ गए, मौसम के घटक समझ गए, आर्द्रता समझ गए, अधिकतम तापमान समझ गए, प्रवास समझ गए, प्रवासी पक्षी समझ गए, न्यूनतम तापमान समझ गए, ध्रुवीय क्षेत्र समझ गए। ये प्रमुख शब्द थे। ठीक है, तो मैं एक बार और पीछे को चला जा रहा हूँ। मुझे लग रहा था अभी पीछे तुम थोड़े सो से रहे थे, तो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। देखो, मैंने हाथी की चर्चा करी, हाथी की सूंड की चर्चा करी, उसके बाह्य दालों की बाह्य जो दांत होते हैं उनकी चर्चा करी, जिसकी वजह से हाथी को मारा जाता है और ये छील के छाल खा लेते हैं फलों की। ठीक है, मैंने लोयल टेल्ड लंगूर की चर्चा करी, जिसकी दाढ़ी होती है सफ़ेद सफ़ेद, और ये सबसे ज़्यादा टेस्टी इन्हें लगता है, जो पेड़ की तने में छुपे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, बाकी खा सब कुछ लेते हैं। ठीक है, बिलाप परिवार के जंतुओं की चर्चा करी, शेर और चीता की, इनकी मोटी खाल होती है, सुनने की शक्ति अच्छी होती है। मैंने इसकी बात करी, क्या नाम है इसका, टुकन, टुकन नाम है ना, हाँ टुकन, टुकन की बात करी, इसकी चोंच लंबी होती है, इस प्रकार से अनुकूलित है। लाल नेत्र वाले मेंढक की बात करी मैंने न्यू वर्ल्ड मंकी की बात करी। ठीक है, न्यू वर्ल्ड मंकी, ये भूल गया था, न्यू वर्ल्ड मंकी। इनकी क्या होती है, पूंछ लंबी होती है। ठीक है, और हाथ पांव ऐसे होते हैं जिससे आसानी से शाखों को थामे रहते हैं। तो ये भूल गया था। ये जो है ना, लाल नेत्र वाला मेंढक हुआ, न्यू वर्ल्ड मंकी हुआ, या टूकन पक्षी हुआ, या लोएन टेल्ड मंकी लंगूर हुआ, या हाथी हुआ, ये सब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात चल रही है हमारी। ठीक है, तो बस इससे पुराना तो तुम्हें सब कुछ याद हो गया। वो पेंगुइन वेंगुइन ये सब मैंने डिटेल में पढ़ाई दिए हैं। एक चीज़ और जो आपको डिटेल में पढ़ानी है वो ये है कि वर्तमान पृथ्वी के सतह लगभग वर्षावन पृथ्वी की सतह के लगभग 6% भाग को घेरे हैं। फिर भी इसमें पृथ्वी के आधे से अधिक जंतुओं, पादपों और लगभग 2/3 पुष्पीय पादपों की किस्में पाई जाती हैं। और हालांकि इस क्षेत्र के जीवन के बारे में हमें अभी भी पूर्ण जानकारी नहीं है। तो मैं कहने मतलब ये है बेटा, ये वर्षावन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को बनाए रखते हैं, जिसके कारण पृथ्वी का संतुलन बना हुआ है। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बेटा, बहुत टाइम लगता है दिस टाइप्स ऑफ, तुम्हें तो लगता है कि मैं 1 घंटे 1.5 घंटे की बात है सर पढ़ा दे करो बेटा। जब उसका पीपीटी बनाने बैठता हूँ मेरा दम निकल जाता। 3-4 बार बैठा मैं, एक 1.5 घंटे करके, तब जाएगा ये पीपीटी बनी है और तब जाएगा आपको मैं पढ़ा पाया हूँ। तो यदि कक्षाएं आपके सपनों को पाने में आपकी मदद कर रही हैं, तो कृपया हमारे सपनों को पाने के लिए हमारा समर्थन करें। हम इस साल यूट्यूब सिल्वर बटन की उम्मीद कर रहे हैं, यानी 100 के सब्सक्राइबर। आई लिटरली प्लीज़ वांट इट। कृपया वीडियो पर लाइक और कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। इस पॉइंट को तुम इग्नोर कर रहे हो, साथियों के साथ शेयर करने वाले को, तो शेयर करो, मज़ा आएगा। जितने लोग पढ़ेंगे उतना मज़ा आएगा। और जो जिन्हें पसंद आती है वीडियो यार, लाइक कर दे करो। मुझे पता तो चला इतने बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, लाइक से ही पता चलता है, क्योंकि मैं लास्ट में कहता हूँ लाइक को। व्हाट्स नेक्स्ट यूनिट ऑफ कोर्स। तो अब हम पढ़ेंगे आगे, क्या पढ़ेंगे, अगली यूनिट ही पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, और मैं यहाँ पे डाल दूंगा प्लेलिस्ट। वाई प्लेलिस्ट? क्योंकि अब बेटा तीसरी यूनिट है, तीसरी यूनिट पढ़ाई मैंने आज, तो सारी में प्लेलिस्ट डाल दूंगा। तो अपने आराम से प्लेलिस्ट खोल कर पढ़ते रहना, नेक्स्ट करते रहना। ठीक है, तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गुरुकुल क्लासेस। आज तुमने मजा ही कर दिया, 1.25 घंटे पढ़ लिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गुरुकुल क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद।